नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपके इस खास लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने वर्णमाला का जो वर्णमाला स्टार्ट की थी। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें वर्णमाला स्टार्ट की थी। उसमें हमने स्वरों को काफ़ी हद तक जितने भी क्वेश्चन की संभावना थी वो हमने डिस्कस किए थे। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन में से कितने क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। वैसे व्यंजनों का आज हम वर्गीकरण या व्यंजनों के बारे में जितनी भी बातें करेंगे उनमें ये सारे प्रश्न होंगे। जैसे नासिक के व्यंजन किन्हें कहेंगे, वर्गीय व्यंजन, प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, आगत ध्वनियां और संपूर्ण वर्णमाला यानी पूरी वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो सारी जानकारी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो इससे पहला वीडियो जो स्वर का था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे। वे शब्द, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों या अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते, यानी वो परतंत्र होते हैं। कैसे? क्योंकि वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैं कहूं आ, ये एक स्वर है, इसमें ये स्वतंत्र है, इसको हम कितने भी समय तक बोले आ की ही ध्वनि आएगी। लेकिन यदि हम का को बोले ना, क्योंकि ये व्यंजन है और मैंने अभी कहा ये स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा, तो हम एक लंबे समय तक का को बोले का तो बाद में हमारी आ की ध्वनि आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और एक और पॉइंट, स्वरों को कभी आधा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन व्यंजनों को तो हम आधा लिखते हैं, हमें पता भी है। का को हम दो तरह से आधा लिख सकते हैं, इस प्रकार और नीचे इस प्रकार से आधा लिख सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी सामान्य सी एक परिभाषा कि व्यंजन किसे कहते हैं। अब मैं व्यंजनों को लिखता हूँ। व्यंजनों के वर्ग हैं, तो मैं वर्ग को लिख लेता हूँ। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जहाज, झंडा, टमाटर, ठेला, दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी ये ऊपर जो मुड़े हुए शब्द हैं इनके ऊपर मैंने ये सिरोपाई नहीं लगाई है। तो आप ध्यान देना, ये जिस प्रकार ये जो वर्ण है जो ऊपर इस तरह मुड़े होते हैं उनके ऊपर सिरोपाई नहीं लगाई जाती। ये बेशक हमारे शब्द के बीच में आ जाए, जैसे मैंने कहा या प्रारंभ में कहीं भी आ जाए। मैंने धनुष यदि लिखा तो यहाँ से लिखेंगे धापे, ये हम सिरोपाई नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ये सामान्य जानकारी थी। ये हो गए हमारे 5 वर्ग। जैसे हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। इनके अलावा एक होता है अंतस्थ,
तो एक होता है ऊष्म, जिसमें आते हैं हमारे तीनों सा। ये हो गए। और हमारे एक और होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी जानते हैं, यही है वैसे वो, लेकिन इनमें और इनमें अंतर है। यहाँ केवल ये बिंदी आ जाती है। ये बिंदी की बात आ गई है तो मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखना, इसे बोलते हैं हम खड़ी पाई। नाम लिख देता हूँ सबके, इसे बोलेंगे हम खड़ी पाई। ऊपर होती है एक इस प्रकार, ये होती है हमारी शिरोरेखा, सिर पर होती है वर्ण के, तो इसे हम शिरोरेखा बोलेंगे। ऊपर बिंदी हो गई, जैसे बोलेंगे हम अनुनासिक। इस साइड में होती है, जिसे बोलते हैं हम पंचमाक्षर। इधर होती है, जिसे बोलते हैं हम ताड़नजात ध्वनि है। या इनका एक और नाम उच्छिप्त। और एक इस साइड में होती है, जिसे बोलते हैं हम नुक्ता, नुक्ता चिन्ह। ये इतने चिन्ह होते हैं जो पूछे जाते हैं। देख लो, ये सामान्य सी जानकारी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किसे हम क्या बोलते हैं। नुक्ता यानी यदि मैं इधर एक का बना दूं, इस साइड में होगी, तो नुक्ता का पे लगती नहीं है, ये तो 5 शब्दों पे, वो वर्णों पे लगती है, जो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन मान लेते हैं तो इस तरह के चिन्ह होंगे, तो इनके ये नाम होते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। तो पांचों को इनका नाम वर्गीय व्यंजन, और इनको बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। इन्हें बोलेंगे हम ऊष्म व्यंजन। और इन्हें बोलेंगे हम द्विगुण व्यंजन। ये होगा हमारे व्यंजन। और मैं इसमें भी देखता हूँ, ये जो टा वर्ग है ना, टा वर्ग, इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन यानी टा वर्ग में ये जितने भी वर्ण आ रहे हैं हमारे, ये सारे के सारे उच्छिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। और अब देखते हैं इनके हम बोलने के आधार पर, यानी जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है ना, वो कहाँ पे टच होती है। हमारी जीभ 4 जगह पे टच होती है। मैं देखता हूँ, सबसे पहले हमारे आते हैं ओष्ठ, वो उसके बाद आएंगे हमारे दंत, उसके बाद आएगी हमारी मूर्धा, उसके बाद आएगी हमारी तालु, और उसके बाद आते हैं हमारा कंठ। कैसे ले लो, ओष्ठ सब जानते हैं, दंत सब जानते हैं। दांत से जो थोड़ा सा ऊपर का भाग होता है उसे मूर्धा, और तालु जो ऊपर का हिस्सा होता है हमारी जीभ, जैसे मोड़कर हम ऊपर ले जाते हैं, उसे बोलते हैं हम तालु। और कंठ तो यहाँ है। तो ये 5 जगह से हम वर्णों को उच्चारित करते हैं। तो मैं इनको भी रख देता हूँ, ये कौन सा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है। तो ये का वर्ग है, ये हमारा कंठ से उच्चारित होगा। जो चा वर्ग है हमारा, नीचे से चलेंगे यहाँ से। उसके बाद दूसरा है हमारा ये तालु से, तीसरा मूर्धा। मैंने कहा था मूर्धा वाले सारे के सारे जो वर्ण हैं उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा दंत, यानी इन्हें बोलते समय जो हमारे जो जीभ है ना, वो दांतों से टकराएगी। और उसके बाद आएंगे ओष्ठ। अब इन्हें बोलकर देख सकते हैं, जब हम बोलेंगे इनको तो जीभ वहीं से टकराएगी। ये इनमें से इसे और इसे, इन दोनों को हम एक नाम और देते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अर्धस्वर।
अर्ध स्वर। उसके बाद मन में आ रहा होगा इन्हें हम कहाँ से बोलेंगे, ये तीन सा भी क्या जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए सबसे पहले इसे हम बोलेंगे तालु से, इसे बोलेंगे हम मूर्धा से, और इसे बोलेंगे हम दंत से। यानी इस सा को बोलते हुए हमारी जो जीभ है वो दांत से टकराई, सा सा और सा। इस तरह से हमारी जो जीभ है वो वहीं टकरानी चाहिए, तब हम इनका अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो ये तो हुए हमारे व्यंजन, यानी ये नासिक के तो हमने जाना कौन से हुए, पहले ही बता चुका हूँ। वो जो बिंदी आती है उन्हें नासिक, यानी इनको ही हम पंचमाक्षर नासिक, ये जो वर्ण है हमारे लास्ट के, इन्हें ही हम नासिक पंचमाक्षर ये सारे नाम इनको दिए जाते हैं। तो ये हुआ हमारे नासिक के। उसके बाद वर्गीय व्यंजनों को देखा हमने, उनका उच्चारण स्थान पता किया, यानी ये कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं। उसके बाद अब तीसरा नंबर है हमारा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जो हमारे व्यंजन है वो दो भागों में बांटे जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो मैं देख लेता हूं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने छोटा, यानी जैसे बोलने में समय कम लगे, लेकिन हमें याद करने के लिए ऐसा करते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राणों को, जो अक्षर अंग्रेजी में वर्णमाला बनाते हैं का के से, का की एच से, वो खा के एच से रखते हैं। इसी तरह देख लो, जो वर्ण एक अंग्रेजी एक अल्फाबेट से बने उसे हम अल्प में रखेंगे। तो देख लेते हैं, का अकेले ये सारे एक पद से बनेंगे, तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण। प्राणत्व के आधार पर दो तरह की है, इसमें अल्प प्राण ये डबल अक्षरों से बनेंगे, तो इसे हम लिखेंगे महाप्राण। उसके बाद ये फिर से एक इतना आएगा अल्प प्राण में, ये फिर से महाप्राण, और ये फिर से अल्प प्राण। यानी नंबर हम दें इनका, तो अल्प में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट, थर्ड और 5, 135। ये हमारा क्या हुआ अल्प प्राण, और ये 2 और 4, 24 ये होगा महाप्राण। तो बात ये आती है कि अल्प प्राण में क्या इतने ही वर्ण आएंगे कि और भी होंगे। तो मैं लिख लेता हूं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण आपको हमको पता है, ये फर्स्ट, 3 और 5 ये तो है ही, और इसमें 2 और 4। अब अल्प में देखो, नीचे आएंगे जब हम अंतस्थ व्यंजन पर, तो अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे सिंगल है, तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आएंगे, जिसमें हम या, रा, ला और हुआ रखते हैं। और महाप्राण में ऊष्म, जिसमें तीनों सा आएंगे, और एक हाल आएगा। ये हो गए हमारे महाप्राण। महाप्राणों के अंतर्गत ये वर्ण और आते हैं। उसके बाद देखेंगे हम घोष को, घोषत्व के आधार पर, यानी प्राणत्व के आधार पर हो गया। अब देखेंगे हम घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी हमारे जो व्यंजन है वो भी दो भागों में बटे हुए हैं, जिसमें पहला भाग आएगा हमारा अघोष, और दूसरा होगा घोष या सघोष।
अभी व्यंजन के जो वर्ग थे वो लिख ही चुके हम, तो फिर से देख लेंगे। इसमें आएगा क वर्ग और चा वर्ग। क वर्ग के 5 अक्षर 5 वर्ण हमें पता है, चा वर्ग के भी 5 वर्ण हमें पता है। उसके बाद जो 2 वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे, तो उसके बाद 3 वर्ग जो बचे उसके अंतर्गत आएंगे, ट त और प। ये तीनों वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे। अब क्या, अब उसके अंतर्गत ये दोनों वर्ग ही आएंगे और कुछ नहीं, तो इसके अंतर्गत भी आएगा अंतस्थ व्यंजन या र ल प। अंतस्थ के साथ साथ एक और आएगा जिसमें रहता है सा, और इसमें वो सॉरी हा, और इसमें बचे तीनों सा। ये हो गए हमारे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर ही जो व्यंजन है हमारे 2 भागों में बटे हैं घोषत्व के आधार। अब हम देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में हमारा अभी बताया था मैंने ट वर्ग, यानी ट वर्ग के 5 वर्ण। उसके बाद ये 2 जो अभी बोले थे मैंने ताड़नजात या उच्छिप्त ध्वनि, ये और एक आएगा हमारा रे, यानी 5 7 और 1, यानी टोटल उच्छिप्त व्यंजन कितने हमारे 8। ये हो गए हमारे उच्छिप्त। उसके बाद देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी मैं बता चुका था आपको, इसमें या, रा, ल और वा कौन से अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारे ये दोनों आएंगे जिनमें मैं पहले बता चुका हूं, इनको हम क्या बोलेंगे, अर्धस्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अभी मैं यहाँ पे इस वाले बिंदु पे सबको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि संपूर्ण वर्णमाला लेनी है तो ये भी उसी में आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपको बता चुका हूं मैं, जिसमें आप तीनों जो सा और एक हा था, मैं फिर से बता देता हूं। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यानी इनका जो उच्चारण स्थान मैं लिख भी देता हूं, तालु, मूर्धा, उसके बाद हमारा दंत सा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ये इसका जो उच्चारण स्थान है इसे हम अलजेवा नाम से बोलते हैं, अलजेवा। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठोष्ठ बोलते हैं इसे, इसमें कंठ आता है तो इसे हम कंठोष्ठ बोल देते हैं। उसके बाद आएगा हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पे बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, देखता हूं मैं अभी बताता हूँ। संयुक्त व्यंजन हमारे व्यंजनों में 4 है। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिन्हें हम समझेंगे ये किस किस के मिलने से बनते हैं। और इन्हें याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, इसको बनाते किससे इंग्लिश में KSH से, तो ये क और सा के मिलने से बनता है, ये त प्लस रा के मिलने से बनेगा, ये ज्या बोलते हैं इसे, इससे प्लस
इसके मिलने से बनता है। और ये हमारा बनेगा स और रा के मिलने से। अब ये ऐसे क्यों लगे, क्योंकि ये आधे आधे वर्ण है। तो और इसमें ये पूरे जब बनाएंगे तो हम इसमें आ और शामिल करेंगे, क्योंकि तभी ये पूरा होगा, क्योंकि अभी तो ये आधे आधे ही है। और जब इसमें हम इस तरह लगा दें ना इनमें, ये अब ये आधे हुए तो अब ये सही माना जाएगा। इस तरह चलते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4। और उस दिन पढ़े थे हमने संयुक्त स्वर, कितने थे, वो भी कितने थे, 4। जिसमें मैं फिर से बोल देता हूं। टोटल संयुक्त वर्ण कितने हुए, यदि पूछा जाए टोटल संयुक्त वर्ण 4 व्यंजन 4 स्वर बराबर कितने हुए, 8। उसके बाद बोलेंगे हम किसका नंबर हमारा, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियों में पहले हेडिंग बना लेते हैं, आगत ध्वनि। आगत ध्वनियों में हमारा अर्ध चंद्र बिंदु व नुक्ता चिन्ह आते हैं। अब अर्धचंद्र बिंदु में क्या अंतर है, वो अर्धचांद था जो हिंदी में लगता है, वो इस तरह से लगता है, ठीक है। लेकिन ये अर्धचंद्र बिंदु है तो इसमें ये नहीं लगाया जाता, ये इसमें केवल ये लगाया जाता है। यानी जो अंग्रेजी जो विदेशी शब्द है ना, उनके ऊपर ये चिन्ह लगते हैं, उसे हम अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इसमें बिंदी नहीं लगाई जाती, कॉलेज। आप समझ सकते हैं विदेशी शब्द होंगे ज्यादातर, डॉक्टर। उसके बाद आएगा नुक्ता। जो नुक्ता होता है ये यहाँ लगाया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो नुक्ता के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 5। मैं सभी को लिख देता हूं, ख ग ज फ। ये होते हैं हमारे नुक्ता, नुक्ता चिन्ह। तो ये आगत ध्वनियां हो गई हमारी। आगत ध्वनियों के बाद अब हम देखेंगे संपूर्ण वर्णमाला का उच्चारण स्तंभ। तो ये हमारी वर्णमाला बन चुकी है, देख लेते एक बार। पहले हमने लिखे हैं कुछ स्वरों को, जिसमें ये और संयुक्त स्वर हमने नीचे ले लिए, ये हमारे 4। उसके बाद वर्णमाला में जो व्यंजन थे वो ये 4 वर्ग हमारे, 5 वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। तो ये हमारी पूरी वर्णमाला हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन से वर्ण को कहां से बोला जाता है। तो पूरे वर्णों को हम देखते हैं कहां से बोला जाएगा। तो ये जो आएंगे हमारे वर्ण इसमें कौन कौन से आएंगे देखना। उसके बाद का वर्ग, का वर्ग, ये लाइन थोड़ी और उसके बाद इनमें से एक आएगा यहां से उठा लेते हैं। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ हमारा कंठ। ये बोले जाएंगे हमारे कंठ से और इनको नाम दिया जाएगा कंठोष्ठ। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा ई। का के बाद चावल। आराम से देखना, पूरा एक तरफ से अच्छे से याद होगा। चावल के बाद इसमें से चला गया। अब ये 2 आराम से लाइन से उठाते चलेंगे हम सबको। या और सा। एक होगा हमारा अंतस्थ का, एक होगा हमारा ऊष्म का। ये कहां से बोले जाएंगे, कंठ के बाद आती है हमारी तालु, में बता चुका हूं पहले ही। तो इनका क्या नाम दिया जाएगा, तालव्य। उसके बाद आएगा हमारा रे, तो इसमें री रखेंगे। उसके बाद कौन से वर्ग का नंबर है, टा वर्ग, यानी ये वर्ग इनमें पांचों वर्ण आते हैं जो आपको पता है। उसके बाद इन दोनों का नंबर है रा और सा।
ठीक है, ये हुआ है। तो ये हमारा कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ तालु। उसके बाद क्या आएगी? मूर्धा। तो इन्हें हम कहेंगे मूर्धन्य। उसके बाद हमारा कौन से वर्ग का नंबर है? था वर्ग। इसमें एक संस्कृत का स्वर भी आ जाता है ले, और अगला वर्ग आएगा हमारा ता वर्ग। अब कह रहे होंगे ये तो छोड़ ही दिए हमने, तो इन्हें भी ले लेंगे, केवल इनको एक बार अभी छोड़ देते हैं। और इसके अंतर्गत अब ये दोनों आएंगे ला और सा। कौन सा? मूर्धा के बाद दंत, तो इन्हें हम बोलेंगे दंतव्य। उसके बाद अब रहेगा हमारा पावर, और पावर्ग में हम इनको भी ले लेंगे। तो पावर्ग दोनों को, और उसके बाद क्या रहेगा? अब ये जो दो हैं इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, तो यहीं तक रखते हैं इनको। ये आएंगे हमारे दंत के बाद ओष्ठ से, इन्हें ओष्ठ से बोला जाता है, या ओष्ठी लिख सकते हैं मैंने। अब देख सकते हैं हम ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ये भी। अब रह क्या गया? हुआ और हा। तो सबसे पहले हम हुआ को उठा लेते हैं। हुआ हमारा आएगा दंत प्लस ओष्ठ, तो इसको कहेंगे हम दंतोष्ठ। उसके बाद है हा। हा बोला जाता है स्वर तंत्र से, बोलते हैं इसे। पहले मैंने और कुछ बता दिया, ये सही स्वर तंत्र से बोला जाता है, और इसका नाम दिया जाता है अजलेवा। ये सारे खत्म। अब ये तो हम इसे तो हम यहाँ ले चुके हैं, इसको ये रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम अनुनासिक, नासिक के वर्ण बोलते हैं। उसके बाद रहेगा हमारे यहाँ पे ये संयुक्त। संयुक्त में पहले हम इसको लेंगे, इन दोनों को। जो ए और ए है ये आ प्लस ई के मेल से बनेंगे। तो आ और ई के मेल से बनेंगे, यानी आ कहां से बोलते हैं हम? कंठ से, और ई तालु से। तो ये किससे बोली जाएगी? कंठ प्लस तालु से। तो इन्हें बोलेंगे हम कंठ तालव्य। और ये अगर मैं इसको भी लें तो ये भी हमारी आ प्लस ए से, और जब ये कंठ तालव्य से हो चुकी है तो ये भी हमारी कंठ तालव्य से ही रहेगी। उसके बाद आते हैं हमारे ये वर्ण। इसमें देखते हैं हम आ प्लस ऊ से बनता है हमारा ओ। तो आ फिर से कंठ से बोला जाता है, और ऊ कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। ये लिखा है, अभी बताया था मैंने। तो ऊ है हमारे, तो ओष्ठ वर्ग में आते हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में यदि ये आ गया तो इसका बड़ा ये भी आ जाएगा। तो ये हमारी संपूर्ण वर्णमाला हो गई। इसमें पूरे वर्णमाला के सभी शब्द आ चुके हैं कि ये कहां से बोले जाते हैं। उसके बाद मैंने पहले ही दिन कहा था वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो ये हुए हमारे पूरे व्यंजन जो मैंने लिख दिए हैं। इसमें 11 होंगे हमारे स्वर, 25 होंगे वर्गीय व्यंजन, 4 होंगे हमारे संयुक्त व्यंजन, 4 होंगे अंतस्थ व्यंजन, 4 संघर्षी व्यंजन, 2 अयोगवाग, 2 ताड़नजात ध्वनियां। अयोगवाग ये वाले हैं और ताड़नजात ये है। संघर्षी आपको पता है तीनों सा और हा। अंतस्थ आपको पता है 11 अलावा, और संयुक्त जो छत्र ज्ञा और रे थे, और वर्गीय व्यंजन 25 और स्वर 11। ये हो गए हमारे पूरे व्यंजन।
उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आज हमारी जो वर्णमाला है वो कंप्लीट होती है। इसके आगे हम और टॉपिक लेके आएंगे जिसका आपको पता चल जाएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।